Hello children, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss हाइड्रोजन पेरोक्साइड. क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम लोग आज अध्ययन करेंगे. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2. क्या है? H2O2. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसका उपयोग पोल्यूशन कंट्रोल में, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट के ट्रीटमेंट में किया जाता है. तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. अब हम लोग देखते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1918 बाय थेनार्ड. It was discovered by Thénard in 1918. मतलब 1918 में इसका खोज हुआ था. कौन खोजा था? थेनार्ड ने इसको खोजा था. It is highly unstable. ये क्या होता है आपका? अनस्टेबल होता है. हाईली अनस्टेबल होता है. ये जो है फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट होता है. It doesn't occur in free state. एंड इट इज़ यूज्ड, मतलब इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग रॉकेट फ्यूल के रूप में करते हैं. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2 होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो पोल्यूशन कंट्रोल में, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस में उपयोग किया जाता है. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका खोज कब हुआ था. इसका खोज थेनार्ड ने कब किया था? थेनार्ड ने 1918 में किया था. ये हाईली अनस्टेबल होता है और इसका हाईली अनस्टेबल होने के कारण जो ये फ्री स्टेट में एक्सिस्ट नहीं होता है और ये रॉकेट फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है. अब देखिए यहाँ पे इसके बनाने की विधियाँ में देखते हैं. तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं लैब प्रिपरेशन. मतलब लैब में इसको हम लोग कैसे बनाते हैं. तो लैब में इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड और बेरियम पेरोक्साइड. सो इसमें हम लोग देखते हैं सोडियम पेरोक्साइड से क्या देखते हैं. सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड कोल्ड H2SO4 एंड गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड H2SO4 गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. क्या आपने देखा कि सोडियम पेरोक्साइड जो है डाइल्यूटेड कोल्ड H2SO4 में डाइल्यूटेड H2SO4 से क्रिया करके वो किस कोल्ड है क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है. दूसरा हम लोग देखते हैं बेरियम पेरोक्साइड. बेरियम पेरोक्साइड में हम लोग देखते हैं, ध्यान रखेंगे कि देखो बेरियम पेरोक्साइड ये डाइल्यूट होता है, कोल्ड नहीं होता, ध्यान रखना है. डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? बेरियम पेरोक्साइड से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो हमें यहाँ देखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड. So we have seen that we use two methods by that we can obtain the sodium, we can obtain the hydrogen peroxide. First method, when sodium peroxide react with diluted cold hydrogen sulfate gives sodium sulfate and hydrogen peroxide. And second method, barium peroxide, and when barium peroxide react with diluted H2SO4 gives barium sulfate and hydrogen peroxide. ये मेथड जो है उतना अच्छा नहीं होता है. इसलिए हम लोग इसके स्थान पे जो है इसका भी उपयोग कर लेते हैं कि देखो बेरियम पेरोक्साइड है और इसे हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड या हम लोग फास्फोरिक एसिड कहते हैं. और ये फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? बेरियम फास्फेट और H2O2 में यहाँ पे मिल जाता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि बेरियम पेरोक्साइड से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और सोडियम पेरोक्साइड से बेरियम पेरोक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया जब तो है H2SO4 से कराई जाती है तो हमें सोडियम और बेरियम सल्फेट के साथ साथ पेरोक्साइड भी हमें यहाँ पे प्राप्त होता है. लेकिन ये मेथड उतना जो है अच्छा नहीं होता है, ये कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करके यहाँ पे आसानी से बना लेते हैं. अब दूसरा मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब इंडस्ट्री में कैसे इसका उपयोग करते हैं, सॉरी इसको कैसे इंडस्ट्री में बनाते हैं
तो आप जानते हैं कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, क्योंकि ये आपका पोल्यूशन कंट्रोलर है जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करता है और पोल्यूशन को घटाता है, उसको कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको प्राप्त करते हैं। तो इसको हम लोग जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। दो मेथड से, पहला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 और दूसरा हमारा है फ्रॉम 2-ethyl एंथ्राक्विनोल, 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। ये ध्यान देंगे, दो मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ध्यान देंगे H2SO4 का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका क्या होता है कैथोड होता है और क्या होता है एनोड होता है। अब देखिए यहाँ पे ये H2SO4 इस प्रकार होता है H+ और HSO4- में जुड़ जाता है। अब ये H+ कहाँ चला जाता है आपका, देखिएगा H+ कहाँ जाता है, ये कैथोड भी चला जाता है और ये यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो हमें कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होती है। तो हमने कैथोड वाला पोर्शन रिएक्शन देख लिया। देखिए यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है, अनहाइड्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4, it ionized into H+ ion and sulfate ion, H+ ion and hydrogen sulfate ion, and this hydrogen ion goes to cathode and change by receiving two electrons is changed into hydrogen means. And next at anode, what happens at anode? This goes to anode. At anode it ionize, means at anode it ionize into H2SO4. It ionize into H2SO4. H2SO4, yes sorry H2S2OA means इसका अगर जो हम लोग यहाँ देखें तो ये एनोड हो जाता है और ये H2S2OA में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम लोग और क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये क्या होता है H2S2OA में कन्वर्ट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये इसको हम लोग कहते हैं परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4 को क्या बोलते हैं परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस होता है और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कैथोड पे हमें हाइड्रोजन और एनोड पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है पेरोक्साइड प्राप्त, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस से इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा आपका मेथड है फ्रॉम 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इस एंथ्राक्विनोल का जो है ऑक्सीडेशन कर देते हैं, इस एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब इस एंथ्राक्विनोल के ऑक्सीडेशन में हम लोग देखेंगे कि ये एंथ्राक्विनोल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका कैसे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसे होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एंथ्राक्विनोल जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंथ्राक्विनोल में और हमें H2O2 प्राप्त हो जाता है। सो व्हाट वी हैव सीन देयर दैट 2-ethyl anthraquinol on oxidation gives anthraquinone and hydrogen peroxide. 2-ethyl anthraquinol on oxidation gives hydrogen peroxide and 2-ethyl anthraquinone and anthraquinone on hydrogenation in presence of palladium gives again anthraquinone.
तो हम लोग एंथ्राक्विनॉल और एंथ्राक्विनोन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एंथ्राक्विनॉल का जो है रिडक्शन किया जाए पैलेडियम या निकल की उपस्थिति में, तो क्विनॉन जो होता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार जो हमें प्राप्त होता है जो H2O2, उसका परसेंटेज जो है काफ़ी कम होता है, इसलिए इसका हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं। और इसका कंसंट्रेशन करने के लिए हम लोग 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन। फर्स्ट स्टेप टू कंसंट्रेट डाइल्यूट H2O2, स्लो इवापोरेशन ऑन वाटर बाथ। अगर हम लोग स्लो इवापोरेशन करते हैं वाटर बाथ में, तो इस प्रकार जो है ये हमारा क्या होता है, H2O2 जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है। इवापोरेशन इन वैक्यूम चेम्बर। अब देखिए इसको हम लोग जो है वैक्यूम चेम्बर में इसका जो है इवापोरेशन किया जाता है, और डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर में इसको करने से इसका जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्रेक नहीं होता, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो H2O2 जो होता है वो H2 तथा H2O तथा O2, H2O तथा ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं होता है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें वाटर बचा होता है उसको रिमूव कर देते हैं। और इस प्रकार से हमें जो है एक अच्छे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें से जो है यहाँ तक अगर हम देखते हैं रिड्यूस प्रेशर में, यहाँ पे हमें 85% तक जो है कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाता है। और इसको फ्रोजन वाटर में रख के ये हम लोग कर सकते हैं कि इसको रिमेनिंग वाटर कैन बी फ्रोजन टू ऑब्टेन प्योर वाटर। मतलब इसको हम लोग जो वाटर इसका निकाल देते हैं तो हमें 95% से अधिक शुद्ध जो है H2O2 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा हो गया जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनाने की विधियाँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2 विधियों से बनाया, एक लैब में बनाया गया, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया गया है। लैब में हम लोग बनाया है सोडियम पेरोक्साइड से और बेरियम पेरोक्साइड से। इंडस्ट्रियल में हम लोग बनाया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4। और दूसरा हमने देखा है कि दूसरा जो है ये है फ्रॉम 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल से ये बनाया गया है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे बनाया जा सकता है। Our next topic is physical properties of hydrogen peroxide. Physical properties of hydrogen peroxide. So in physical properties में हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये कलरलेस होता है, ये प्योर फॉर्म में कलरलेस होता है। फर्स्ट जब इट इज कलरलेस इन प्योर फॉर्म, मतलब ये प्योर फॉर्म में क्या होता है, कलरलेस होता है। ये ध्यान रखना है कि प्योर फॉर्म में कलरलेस होता है। इट इज कलरलेस इन प्योर फॉर्म। सेकेंड पॉइंट होगा इट इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रपोर्शन एंड मेक हाइड्रेट्स। मतलब ये वाटर में जो है मिसिबल होता है, सभी प्रपोर्शन में वाटर में मिसिबल होता है और ये क्या बनाता है, हाइड्रेट्स। तो सेकेंड पॉइंट क्या मिलता है, इट इज miscible in water and forms hydrates in all proportion. And third point about it is इसका जो 30% सोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 30% सोल्यूशन होता है,
वो मार्केट में 100 वॉल्यूम के नाम से बेचा जाता है, 100 वॉल्यूम के नाम से बेचा जाता है। अब देखिए इस 100 वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस सोल्यूशन मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के 30% का 1 ml लिया जाए, 1 ml लिया जाए, तो ये STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो है 100 ml ऑक्सीजन देता है। 100 ml ऑक्सीजन मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 30% सोल्यूशन ऑफ इट्स इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम। इट मीन्स 1 ml solution of 30% hydrogen peroxide gives 100 ml oxygen at STP। ये देखेंगे हम लोग, अगर जो कॉमर्शियली यूज़ होता है, हम लोग देखते हैं जो कॉमर्शियली इसका यूज़ है वो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन यूज़ होता है, और इसको हम लोग क्या देखते हैं कि ये 10 वॉल्यूम, मतलब कि अगर 1 ml लिया जाएगा तो ये STP पे कितना 10 ml वॉल्यूम की 10 ml ऑक्सीजन क्या करेगा, देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये इस रूप में होता है, और इसमें क्वेश्चन आता है कि 30% व्हाट डज मीन ऑफ 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। So you have to remember this, what does mean of these two. So by this, so now we are going to discuss structure of hydrogen peroxide. Structure of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide exists in gas phase as in liquid phase. मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो गैसियस फेज में एक्सिस्ट होता है और लिक्विड फेज में एक्सिस्ट होता है। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए गैसियस फेज और लिक्विड फेज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, और दोनों क्या होते हैं, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होता है ये। और इसमें नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं इसमें डायहेड्रल एंगल जो होता है, डायहेड्रल एंगल इज डिफरेंट। So it is solid phase structure and that is gas phase structure. In the gas phase as well as in solid phase, it has open book like structure, and here we seen there that bond angle is 111.5 degree and here bond angle is 90.2 degree. So here and this angle also different. So what we have seen that in gaseous phase and in solid phase it has different values, like this oxygen bond length is this, and in that is 145 pm, and in this 147 pm. This bond length is 95 pm, in that 98.8 pm. So what we have discussed here that in both phase, in gas phase as well as in solid phase, it has non-planar structure but dihedral angles are different. हमने यहाँ बिगा देखा कि गैस फेज हो चाहे सॉलिड फेज हो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान में ये रखना होगा कि यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल है वो डिफरेंट है। जो ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, ये भी डिफरेंट होता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि गैस फेज और सॉलिड फेज दोनों फेजेस में इसमें थोड़ा सा मतलब बॉन्ड लेंथ हो जाए और बॉन्ड एंगल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है इसका एक स्पेशल गुण होता है, ये एसिडिक मीडियम और बेसिक दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका स्पेशल प्रॉपर्टी ये होता है कि एसिडिक मीडियम में और
बेसिक मीडियम में, दोनों में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो देखते हैं, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent in both acidic and basic मीडियम। हम लोग क्या देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम दोनों में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे कार्य करता है। देखते हैं यहाँ पे 2Fe2 प्लस H प्लस H2O2 and it changes into 2Fe plus 3 plus 2H2O और इसको हम लोग यहाँ से बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। एक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं हम लोग, ये आपका 2MnO4 माइनस प्लस H2O2 प्लस। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक एसिड है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। देखो यहाँ पे 2MnO4 प्लस 5H2O प्लस 6H प्लस गिव्स 2MnO2 प्लस 8H2O प्लस 5H2O। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो है एसिडिक मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम किया। अब हम लोग देखते हैं बेसिक मीडियम में कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग बेसिक मीडियम में एक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग प्लस 2Fe plus 2 plus H2O2 gives out 2Fe plus 3 plus 2OH minus. So here it acts as oxidizing agent. Next reducing agent की हम लोग बात करेंगे, उसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया बेसिक मीडियम में, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट देखें, रिड्यूसिंग एजेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं I2 प्लस H2O प्लस 2OH माइनस I minus plus 2H2O, sorry here H2O, 2H2O plus O2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि
इसकी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये क्या किस तरीके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ये कार्य करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए इसके स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो अगर इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो जो ये होता है मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये सनलाइट की उपस्थिति में डिकम्पोज हो जाता है। सनलाइट की उपस्थिति में ये H2 और O में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग जो है गैस, इसलिए हम लोग इसका स्टोरेज जो करते हैं, इसका स्टोरेज हम लोग करते हैं वैक्स लाइंड ग्लास में करते हैं कि ये जो है वैक्स लाइंड ग्लास होगा, इसमें ये प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो ये होता है अगर ये डस्ट इसके संपर्क में आ जाता है तो डस्ट जो है इसको एक्सप्लोशन के साथ डिकम्पोज कर देता है। डस्ट जो होता है इसको एक्सप्लोशन के साथ डिकम्पोज कर देता है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका स्टोरेज। अब नेक्स्ट देखते हैं यूसेज। तो यूसेज में हम लोग क्या देखेंगे, यूसेज में हम लोग देखते हैं पहला यूज अगर देखें हम लोग तो इसका उपयोग किया जाता है इट इज़ यूज्ड एज हेयर ब्लीचिंग। हेयर ब्लीचिंग में उपयोग किया जाता है। दूसरा आपने पढ़ा है इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टू एथाइल anthraquinone. It is used in preparation of 2-ethyl anthraquinone. Next, it is used as pollution control. It is used as pollution controller for domestic and industrial effluent, यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट यूज की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यूज में इसका उपयोग जो है it is used in preparation of sodium and potassium percarbonate which is used in preparation of soap and detergent. It is used in preparation of soap and detergent. तो ये हमारे जो है मेन यूज हो चुके हैं। तो हमने आज पढ़ा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को की खोज किसने की, थेनार्ड ने 1918 में किया था, 1980 में किया था। और इसका नेचर कैसा होता है इसको हमने देखा कि लैब में बनाया है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा है, उसके बाद हमने इसका उपयोग हमने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का देखा है, फिर हमने स्टोरेज देखा है और लास्ट में हमने देखा इसका यूसेज। सो
the topic hydrogen peroxide is getting finished and going to over. No more question related to hydrogen peroxide is remaining. So please, if you understand my video, you please share and like to your friends. Thank you.